आप सबको मेरा प्रणाम। आज के इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो कल जो आए थे करंट अफेयर्स शाम को 16 मई को, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो विजन की मंथली कंपाइलेशन होती है पिछले मंथ की, यानी कि अप्रैल की, वो रिलीज़ हो चुकी है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर दूँगा होपफुली आज से ही, नहीं तो कल से ही स्टार्ट कर देंगे। पहली जो वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे पॉलिटी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा इस बार ऐसे कि जितने मेन टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी है, आईआर है, ऐसे करके एक एक दो वीडियो ही बना दूँ। आई थिंक 6 या 7 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मंथली कंपाइलेशन विजन का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने विजन के जो डेली वाले होते हैं ना, वो डिस्प्ले करना बंद कर दिया है। एक्चुअली वो वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। विजन के जो डेली करंट अफेयर्स आते थे, पता नहीं मुझे ऐसा नोटिस हुआ कि मैंने पिछले 2-3 महीने से नोटिस कर रहा था कि विजन के जो डेली वाले होते हैं ना, उनमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डेली वाले इनसाइट के ज़्यादा अच्छे होते हैं, और लेकिन विजन की मंथली कंपाइलेशन बहुत अच्छी है। उसमें इनसाइट में भी इतना डेटा मुझे नहीं मिला जितना मुझे विजन के मंथली कंपाइलेशन में, बट इनसाइट का डेली वाला बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इनसाइट की मैं डेली की भी चलाऊँगा और मंथली की भी सीरीज़ चलाऊँगा, बट विजन की ना मैं सिर्फ मंथली कंपाइलेशन की सीरीज़ चलाऊँगा। उसमें बेनिफिट होता है आप लोगों को, क्योंकि उसके आंसर मेन के और प्रीलिम्स के दोनों ही बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किए होते हैं। तो उसके साथ ही एक बात और बता देता हूँ। बीच में ना इसी वीक के अंदर आई थिंक मैंने 12th या 13th, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 12th या 13 मई का एक करंट अफेयर्स एक दिन का ना मिस हो गया था हमारा। तो आपको पता ही होगा कि विजन और इनसाइट दोनों ही संडे को, यानी कि आज की जो डेट है, आज इनका कोई करंट अफेयर शाम को नहीं आएगा। तो मैं आज शाम को इसकी वीडियो बना के, जो बीच में जो एक दिन मिस हो गया था ना, आई थिंक 12th या 13 था, उसी की मैं वीडियो बना के वो पोस्ट कर दूँगा। क्योंकि उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे, जैसे इंडिया चाइना का एक पहला टॉपिक था आई थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे, तो वो मिस नहीं होने चाहिए, वो भी मैं पोस्ट कर दूँगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिटी की सीरीज़ जो 6th एडिशन लेटेस्ट वाला है, उसी की पीडीएफ का पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में। और हिस्ट्री के वन लाइनर्स की रिवीजन नोट्स, यानी कि आप 1 लाइन का क्वेश्चन पढ़ो, उसका 1 लाइन का आंसर है। वो बहुत आई थिंक 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी टोटल ओवरऑल, और 3-4 पार्ट्स में उसको मैं पोस्ट करूँगा। तो वो क्या होगी, प्रीलिम स्पेसिफिक होगी वो, उसमें मेंस का जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रीलिम स्पेसिफिक इतनी अच्छी सी होगी कि आपको स्पेशली उसके अलावा फिर कोई और बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मिडिवल मत पढ़ के जाओ और आर्ट एंड कल्चर मत पढ़ के जाओ, एंशियंट मत पढ़ के जाओ। हाँ, वो सही होता है, क्योंकि उसमें प्रीलिम स्पेसिफिक होता है, 3 या 4 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन तैयारी कहाँ से करें, पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। तो उस वीडियो के अंदर मैं एंशियंट मिडिवल मॉडर्न सारे के सारे कवर कर दूंगा 1 लाइनर के अंदर। तो आपको उसके लिए स्पेशली कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। और आज के टॉपिक में कुछ नई नई चीज़ें हैं, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एडिशनल बताता चलूँगा मैं आप लोगों को। कमेंट करके मुझे बताते रहो। देखो, चैनल ना नया है अभी, तो मैं बहुत कुछ सीख ही रहा हूँ इसके अंदर अभी। तो कहीं भी आपको कोई चीज़ लगती है कि ये वाली चीज़ एडिशनली एक्सप्लेन की जा सकती है, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, तो कमेंट में बता दिया करो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ना उसको मैं ऑडियो में भी समझा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। चॉइस है, ज्वाइन करना चाहो तो, ऐसा कुछ फोर्स वोर्स वाली बात नहीं है। इच्छा है, ज्वाइन करना चाहो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के अंदर जो नया मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इस पर आई थिंक कुछ 5000-6000 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। उसको मैं उसका लिंक रिवील करूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेजर फोकस रहेगा आंसर राइटिंग के ऊपर और सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करने के ऊपर। और देखते हैं, एक इस वाले जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसमें वो छोटा वाला ग्रुप है 30 मेंबर्स का, उसमें हम लोग 6-7 लोग ही हैं जो एक्टिव हैं। आंसर राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग इसमें। तो चॉइस आपकी, ज्वाइन करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन डज अ डिजीज़ बिकम एंडेमिक, और सेकेंड है डिफेंस का टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्या है। फिर वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किया कि वो $1 बिलियन देगा इंडिया का जो सोशल सेफ्टी नेट है उसको बूस्ट करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान का 3rd ट्रांच आ गया है। और इवेंट बोट क्या है, ये एक वायरस है या फिर ये एक ट्रोजन हॉर्स, ये है क्या चीज़, मालवेयर है क्या है, ये जानेंगे हम लोग। क्वीन डोंगला ड्यू एक जगह का नाम है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमी का टर्म है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। राइट्स इशू, ये भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्म है, इसके बारे में जानेंगे। साइक्लोन एम्फान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, प्रीलिम स्पेसिफिक है ये। घड़ियाल जो हमारा एक एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल, उसके बारे में। और गोल प्रोग्राम क्या है ट्राइबल एरिया का। स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला टॉपिक है हमारा कि व्हेन डज अ डिजीज़ बिकम एंडेमिक। कोई भी बीमारी एंडेमिक कब बन जाती है। जो WHO है, उन्होंने कहा है कि जैसे HIV था ना, उसी तरीके से नोवेल कोरोना वायरस जो है ये एक एंडेमिक बन जाएगा, यानी कि ये शायद कभी जाएगा ही नहीं। जैसे HIV जब आया था, आई थिंक कुछ 80s में आया था पहली बार, जब ह्यूमन बींग्स में डिटेक्ट किया गया था।
तो तब से ही अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं उसके रिगार्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म ही हो गया। जैसे रेबीज़ आया था, रेबीज़ की वैक्सीन ज़रूर आ गई, लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट ज़रूर करता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके अंदर। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे मैसिव एफर्ट लगाए जा रहे हैं, बट उसको कंटेन नहीं किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये एंडेमिक बन के रह जाएगा। अब एंडेमिक डिजीज़ होती क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, ये आप नोट डाउन कर लेना। मैं आपको बताता हूँ, ये दो आप नोट डाउन कर लेना। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ना हेल्थ के रिगार्डिंग आ गया। ठीक है, और ये देखो इतना लंबा पीरियड चला है लॉकडाउन का, इंटरनेशनली ये एक इशू रहा है इतना मेजर, और कहीं ना कहीं हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, हर एक चीज़ के अंदर ये टॉपिक आ सकता है। तो एंडेमिक की डेफिनेशन आप कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में यूज़ कर ही दोगे मेंस के आंसर में। जो यूएस का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने कहा कि भैया एक डिजीज़ जो है वो एंडेमिक तब बन जाती है जब उसकी प्रेजेंस और यूजुअल प्रेवलेंस पॉपुलेशन में कांस्टेंट हो जाए, यानी कि लगातार बनी रहे, फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एंडेमिक। पैंडेमिक जो होता है ना, पैन का मतलब होता है ऑल ओवर, किसी रीजन के अंदर ऑल ओवर। जब पैन इंडिया की हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। पैंडेमिक अगर बात करें तो कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है जो कि पैंडेमिक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड है, यानी कि ओवरऑल है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एंडेमिक डिजीज़ जो होती है वो एक कांस्टेंट प्रेजेंस होता है उस डिजीज़ का, यानी कि लगातार मौजूद है वो बीमारी, और इन्फेक्शियस एजेंट विद अ गिवन जोग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप, किसी पर्टिकुलर जो हमारी पॉपुलेशन का ग्रुप है उसको इन्फेक्ट कर रही है। उसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि जैसे कोरोना वायरस का जो वायरस है, सार्स जो वायरस है इसका, वो उसका इन्फेक्शंस एजेंट है, वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया के ऊपर, एक जगह के ऊपर बहुत समय से लगातार बना हुआ है। मे ऑल्सो रेफर टू द यूजुअल प्रेवलेंस ऑफ ए गिवन डिजीज विद सच एन एरिया और ग्रुप, किसी एरिया और ग्रुप के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग अगर देते हैं कि ये जो एंडेमिक्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं, तो जैसे चिकन पॉक्स हो गया था हमारा, मलेरिया हो गया है, और भी मलेरिया और चिकन पॉक्स है जहाँ पर इनके जो प्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ़ केसेस है ना वो सर्टेन है कुछ पार्ट्स के अंदर, यानी कि अफ्रीका जैसे रीजन के अंदर हमको आइडिया होता है कि भैया साल के अंदर XYZ नंबर के काउंट जो है इतने तो आने ही आए हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की टीम्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी बहुत सालों से। तो उनको आइडिया लग गया कि भाई इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर ये वाली डिजीज़ उस ड्यूरेशन में आएगी। जैसे हमारे गर्मियों में क्या होता है, मलेरिया डेंगू बहुत आ जाता है ना। अच्छा, ये ना डेंगी होता है, इसकी स्पेलिंग होती है DENGUE। इसको डेंगू नहीं बोलते हैं, इसको डेंगी बोलते हैं। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं। बात ये नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन इतना क्यों करेक्ट करेंगे, या फिर क्या फ़र्क पड़ता है प्रोनाउंसिएशन से। बात होती है लैंग्वेज की रेस्पेक्ट की। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो कोई फॉरेनर आता है इंडिया के अंदर, उसको हिंदी भाषा के बोलने में परेशानी होती है, जब तक उसको नहीं पता है जब तक नहीं पता है, लेकिन कल को वो ये बोले कि नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, ये तो मेरी ज़िद है, तो एक डिसरेस्पेक्ट हो जाती है उस लैंग्वेज की, हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से हमको हर लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डेंगू नहीं होता है, इट्स डेंगी। ध्यान रहे आपको ये शब्द, और आप लोगों को करेक्ट कीजिए, आसपास में लोगों को बताइए। एग्जाम्पल उसने दे दिए हैं, फिर उसने बोला कि होता क्या है जब कोई बीमारी एंडेमिक बन जाती है। तो जब कोई एपिडेमिक एंडेमिक बन जाता है तो इंक्रीजिंगली टॉलरेटेड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इट शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू द इंडिविजुअल। अब पहले क्या होता है, इनिशियली जब कोई डिजीज़ वगैरह आती है तो सरकार अपने एफर्ट्स लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट के पास खुद का इंस्टीट्यूशनल बैकअप इतना स्ट्रांग होता है कि दे कैन मोल्ड एनीथिंग, दे कैन मेक पीपल डू सर्टेन थिंग्स। तो अब ये क्या होता है कि एंडेमिक बनने के बाद क्या होता है कि आप गवर्नमेंट कितना कोशिश कर ले, लेकिन वो एंडेमिक बन ही गया है, तो फिर इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपना ध्यान दे, वो अपने प्रिकॉशंस के ऊपर नज़र रखे कि भाई कुछ खराब कि भाई सॉरी, मैं कुछ ऐसा तो अपनी लाइफ का कंडक्ट मेरा ऐसा तो नहीं है कि जिसके कारण मैं इससे इन्फेक्ट हो सकता हूँ, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। उसके बाद जो सोशियो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होता है टू द डिजीज़ में ऑल्सो चेंज। सोशियो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जो होता है ना डिजीज़ के प्रति, वो बदल जाता है। कैसे? विद इन्वेस्टमेंट इन द डिजीज़ बिकमिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अलॉन्ग विद द डिजीज़ इंड्यूसिंग बिहेवियरल चेंजेस इन पीपल। किसी ज़माने के अंदर कॉमन कोल्ड जो हुआ करता था ना हमारा, इससे भी लोगों की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन बाद में इतना प्रेवलेंट हो गया, इतना आम हो गया कि सोशियो पॉलिटिकल बातें से चेंज हो गई। ठीक है, लोगों का बिहेवियर इसके प्रति चेंज होगा कि अच्छा सर्दी खांसी है, कॉमन कोल्ड है, ठीक है 2-2.5 दिन का टाइम होता है। जनरली जुकाम का जो टाइम होता है 2.5 दिन का होता है, 2.5 दिन के बाद जुकाम अपने आप चला जाता है। तो एक तो हम लोगों ने इसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर ली, दूसरा हमारा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। हम लोगों ने इसको बहुत आम बीमारी की तरह कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया कि अरे तो आम सी बात है, चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से एंडेमिक के अंदर बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू से चिकनगुनिया वगैरह से लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन ये आज भी है। मॉस्किटोज हमारे आसपास डेली रहते हैं, लेकिन देखो हमारा बिहेवियर उनके प्रति चेंज हो चुका है। हम इतने कंसर्न नहीं है जितने जब ये कभी डिजीज़ स्टार्टिंग में आई थी तब थे।
फिर नीड ऑफ कंसर्न क्या है? अच्छा, इससे पहले एक लाइन और रह गई है। वंस पीपल बिकम अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दे विल ऑल्टर देयर बिहेवियर एंड मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेज। मिटिगेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, मिटिगेट होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम कर देना। जब लोगों को पता चल जाएगा कि इसका इन्फेक्शन का रिस्क कितना है, तो वो अपने ऑल्टर मतलब चेंज, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, होने वाली जो संभावनाएं हैं, उन सब के प्रति उनकी गंभीरता को कम कर लेंगे की कोशिश करेंगे। नीड फॉर कंसर्न क्या है हमारा? एपिडेमिक डिजीज़ जो होती हैं टिपिकली हैव हायर मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी देन एंडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ का एंडेमिक डिजीज़ से ज़्यादा मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होता है। मोर्टैलिटी मतलब होता है डेथ, मॉर्टल मतलब होता है विच कैन एंड, विच कैन डाई। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है अस्वस्थ होना। यानी कि जो एपिडेमिक डिजीज़ेज होती हैं उनका मोर्टेलिटी का, उनके डेथ रेट और उनका मॉर्बिडिटी का यानी कि इल हेल्थ यानी कि अनहेल्दी होने का जो रेट है वो एंडेमिक से ज़्यादा होता है। ओइंग टू द लैक ऑफ, क्योंकि उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, नॉलेज बहुत कम होती है, एज वेल एज इन्नेट पैथोजेनिसिटी। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात से, और पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है रोग पैदा करने वाले गुण। उनके जो जन्म से ही उनके जो रोग पैदा करने वाले गुण होते हैं ना, उनके बारे में हमें पता नहीं होता, उनका हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, इसलिए एपिडेमिक डिजीज़ का मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट हाई हो जाता है। ओवर द टाइम इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट वगैरह से ये ख़त्म होने लग जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि कोई भी डिजीज़ एंडेमिक बन कब जाती है। एक मैथमेटिकल मॉडलिंग पब्लिश की गई थी जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ ने, जो बताता है कि R0, ये R0 नहीं है, ये R0 है, R0, RNAUGHT, ये एक नोटेशन बोला जाता है। R0 बोला है कि R0 है वो रेट है जिसके ऊपर जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है इक्वल टू 1, देन द डिजीज इज एपिडेमिक एंडेमिक। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाती है तो उसको एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। R0 जब 1 से बड़ा हो जाता है तो वो कहा जाता है कि इसका मतलब होता है कि केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो डिजीज़ है वो एपिडेमिक बनेगी। R0 जब 1 से लेस होता है तो बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो डिजीज़ के वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए R0 जो है वो रेफ़र करता है नंबर ऑफ पीपल हु हैज़ द डिजीज़, कितने लोगों को बीमारी है वो R0 से रेफ़र किया जाता है। हाँ, ये वाला पार्ट अगर आप किसी मेंस के आंसर में लिखोगे तो ये मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, इतना अच्छा फैक्ट है ना ये। अगर आपको पता तो एग्जामिनर को लगे कि अरे भाई इसको तो बहुत डीप नॉलेज है, तो ये इट्स अ गुड थिंग, आप नोट डाउन करके रख सकते हो। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भैया, डिफेंस का टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्या है हमारे लिए। तो जो डोमेस्टिक डिफेंस सर्विसेज है हमारी, डोमेस्टिक डिफेंस मतलब हमारा घरेलू जो डिफेंस प्रोग्राम है, और एरोस्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेके आएंगे जो 400 करोड़ रुपए की होगी, जो एक आर्ट टेस्टिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग, देखो स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ड यूज़ हो रहा था ना, इसका मतलब होता है कि इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इस सेक्टर के लिए। 400 करोड़ का इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है और ये 5 साल के लिए ट्रायल स्कीम है एक, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे। की फैक्ट्स क्या हैं इसके? इट एनवाइसेजेस टू सेटअप 6 to 8 न्यू फैसिलिटीज़ इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री। अभी एनवाइसेजेस का मतलब क्या होता है? ऐसी परिकल्पना की जाएगी कि 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करें हम लोग, जिसमें पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट इंडस्ट्री की भी होगी। अब ये जो फैसिलिटीज़ होंगी ये इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनियस मतलब होता है अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस किया हुआ होगा। इसमें इंडी को इंडिया से रेफरेंस मत करना, इंडी का मतलब होता है जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया होता है। कोई भी जैसे अमेरिका के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो अमेरिका के लिए वो इंडिजीनियस हो जाती है। इंडी वर्ड इंडिया से नहीं आया है, ये ध्यान रहे, इंटीरियर का रेफरेंस है इसमें। कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस करता है इंपोर्ट्स मिलिट्री इक्विपमेंट का और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आत्मनिर्भर अभियान चलाया, जिसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू में कुछ तो पूछा ही जाएगा आपसे, तो उसके अंदर ये हेल्प करेगा। और जब हम लोग अपना इंपोर्ट जो है ना वो मिलिट्री इक्विपमेंट का वो कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो यानी कि हमको बाहर से मंगवाना कम करेंगे तो मतलब अंदर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो उससे हमारी कंट्री जो है सेल्फ रिलायंट होगी। ये जो प्रोडक्ट है अंडर द स्कीम प्रोवाइड किया है कि 75 जो है ना फंडिंग, इसकी 75%, सपोज करते हैं 100 करोड़ की बात की जा रही है, तो 75 करोड़ जो है वो हमारी गवर्नमेंट देगी। अब इसमें से बच कितना गया? बच गया 25 करोड़। बचे हुए 25 करोड़ के अंदर इन्होंने एक कंडीशन और लगाई है, ये इन्होंने यहाँ पे नीचे एक्चुअली मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ।
इसके अंदर मिनिमम 5 कंपनीज चाहिए ही चाहिए इनको, 5 स्पॉन्सर्स, और कोई भी एक कंपनी 40% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करेगी। यानी कि 25% का 40% कितना होता है, 25 इंटू 4 100, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी कंपनी, 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी कंपनी, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो, और अगर 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा कोई भी एक कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। ऑल राइट। जो रिमेनिंग 25% है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के होंगे, जिसके अंदर इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ जो मैंने आपको बता दिया है वो सारी की सारी होंगी, और ये SPVs जो होंगी वो सारी की सारी वो होंगी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर की जाएंगी। ये ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी सारे के सारे एसेट, और यूज़र के चार्जेस वगैरह सब कलेक्ट करेंगी, तो ठीक है। अब मेजॉरिटी जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर आएंगी। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मैं आपको बता देता हूँ, यूपी और तमिलनाडु। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लेना। स्कीम इज़ नॉट लिमिटेड टू सेटिंग अप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ टू द DIC ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो DIC हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है स्कीम, उसके अलावा भी होगी। इन्होंने बोला मेजॉरिटी टेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूपी और तमिलनाडु में आएंगी क्योंकि वो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। अच्छा, ये जो इंस्टा थिंक के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूँ क्या साथ साथ में। टाइम नहीं लगा करेगा, हर एक पर्टिकुलर न्यूज़ को पढ़ने के बाद ना 1-1 मिनट लगा देंगे मुझे। पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा अगर आप कंटिन्यू पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाले क्वेश्चन भी 1 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेने चाहिए हर न्यूज़ के बाद, तो फीडबैक दीजिएगा। मुझे लगा कि अगर आपका फीडबैक है, लोगों की डिमांड है, तो मैं ज़रूर इसको साथ साथ डिस्कस कर दिया करूँगा, रिवीजन अच्छी हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किया है कि भैया वो $1 बिलियन का बूस्ट देगा इंडिया को अपना सोशल सेफ्टी नेट के लिए। तो अच्छा, वर्ल्ड बैंक की जब बात करने की आ रही है तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वर्ल्ड बैंक, IMF और WHO, इन तीनों की जो सेकंड पोजीशन है ना, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, वो कौन होल्ड करता है। नाम आपको बताने होंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। फीमेल्स होल्ड करती हैं सेकंड मोस्ट पोजीशन, और शायद तीनों की तीनों फीमेल्स इंडियन हैं। कोई भी ऐसे का कोई क्वेश्चन बनता है या फिर मेंस का कोई क्वेश्चन बनता है विमेन एम्पावरमेंट से लेकर, अगर आपने ये पॉइंट डाल दिया कहीं बॉक्स में बना के, ऐसे कुछ डायग्राम से बना के, तो बस समझ लो इतने सारे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे ना आपको कि बस बता नहीं सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए होता है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो, छोटा लोन चाहिए होता है तो आप IMF के पास जाते हो। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के दोनों ब्रेटन वुड्स ट्विन्स हैं। जो ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, तब इनके बारे में डिसीजन लिया गया था। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया इंडिया को $1 बिलियन का हेल्प, और ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के लिए है। इस $1 बिलियन के अंदर $550 मिलियन जो हैं वो IDA देगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और 220 मिलियन जो है IBRD देगा, और बाकी कुछ अमाउंट जो बचा हुआ है वो 30 जून के बाद रिलीज़ करेंगे। इन्होंने शायद यहाँ लिखा नहीं है। मेच्योरिटी पीरियड इस लोन का 18.5 साल का है, और 5 साल का ग्रेस पीरियड मतलब अगर आप 18.5 साल के अंदर इस लोन को रिटर्न नहीं कर पाए तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा दे दी जाएंगे। देखो, वर्ल्ड बैंक जो है ना वो IDA और IBRD, जो हमने ऊपर ये पढ़ा है ना यहाँ पर, IDA और IBRD और IBRD को मिलकर ही बनता है। ठीक है, इसी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मिलके बोलता है, मिलके जब बनता है तो उसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IDA के बारे में अगर बात करते हैं तो 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। IDA का एम होता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करे, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है जिसको हम क्रेडिट्स बोलते हैं, और प्रोग्राम्स वगैरह को ग्रांट्स देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। IDA कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल लैंडिंग आर्म जो है, यानी कि लैंडिंग आर्म मतलब ये क्या कहते हैं, लैंड करना मतलब किसी को देना, जो पैसे देने का जो पहला आर्म था ना वो पहला IBRD था, उसको फिर कॉम्प्लीमेंट किया IDA ने, तो दोनों मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक को। दोनों सेम स्टाफ और हेडक्वार्टर शेयर करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट्स को सेम रिगरस स्टैंडर्ड पे। IDA जो मनी देता है वो कंसेशनल टर्म्स के ऊपर देता है। कंसेशनल टर्म्स के ऊपर मतलब रियायत के टर्म्स के ऊपर। इसका मतलब है कि IDA जो है वो चार्ज करेगा लिटल और नो इंटरेस्ट, एंड रीपेमेंट्स जो होती हैं वो 25 से 40 साल तक हो सकती हैं। रियायत का मतलब होता है वही होता है, या तो लिटल चार्जेस या नो चार्जेस। 25 से 40 साल तक का टाइम होता है, और 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है। IDA ये भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, ग्रांट्स देता है उनको जो डेट के डिस्ट्रेस में जाके, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, उनको भी ये लोन दे देता है।
अब आईडी के फंड्स जो हैं वो कैसे अलॉट किए जाते हैं। फंड्स के लिए एलिजिबल बनने के लिए कंट्रीज़ को ना कुछ क्राइटेरिया है उनको फुलफ़िल करना होता है। जो रिलेटिव पॉवर्टी डिफाइन की गई है जीएनआई के अंडर पर कैपिटा की, वो मस्ट बी बिलो एन एस्टेब्लिश थ्रेशोल्ड अपडेटेड एनुअली, साल में हर साल अपडेट होनी चाहिए, और एक थ्रेशोल्ड है उससे कम होनी चाहिए। फिस्कल ईयर 2020 के लिए ये $1175 है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको इकोनॉमी में समझना पड़ेगा, जीएनआई का वाला। ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए ये वाला टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा। ऑलरेडी मुझे लगता है कि जो लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो सुनते रहा करो, अपने आप समझ में आ जाती हैं चीज़ें धीरे धीरे। लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस टू बोरो ऑन मार्केट टर्म्स एंड देयरफॉर हैव अ नीड फॉर कंसेशनल रिसोर्सेज टू फाइनेंस द कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब कभी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का भी बन सकता है हालांकि इससे, तो कि आईडी के फंड कैसे एलोकेट किए जाते हैं। कंट्रीज़ को फिर एसेस किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि वो कैसे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाए। और ये किया जाता है कंट्री की पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट होता है। ये जो असेसमेंट होता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का, ये कंस्टिट्यूट करता है आईडीए का कंट्री परफॉर्मेंस रेटिंग। आईडीए का जो कंट्री परफॉर्मेंस रेटिंग है ना, वो डिसाइड करता है कि भैया कैसे कैसे इस कंट्री ने लोन लिया और पैसा जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईबीआरडी हो गया, ये आईडीए हो गया, ये सारे के सारे इसके विंग्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनके बारे में कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए क्या क्या। इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हो ना ऐसे कुछ क्वेश्चन में। इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आ गया, फाइनेंस का, लोन का, वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है, तो ब्राउनी पॉइंट्स। अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जीएस पेपर 3 की बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट। में 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 2 पार्ट इसके। आज हम लोग इसका थर्ड ट्रांच डिस्कस करेंगे। और इस मेजर के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है वो 20 लाख करोड़ का जो था उसमें, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी के 10% के इक्वल होता है। 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे अनाउंस किया था। थर्ड ट्रांच का फोकस हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो मेजर्स हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं ना, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके लॉजिस्टिक, उसकी रिक्वायरमेंट, भैया ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, पत्थर है, स्टील है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव के रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज़ की बात की है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के बारे में बात की है। तो मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। 1 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स के लिए। 10,000 करोड़ स्कीम है फॉर्मलाइज करने के लिए माइक्रो फूड एंटरप्राइज को। 20,000 करोड़ जो है फिशरमैन के लिए होंगे, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब होता है मछली, पता ही होगा आप लोगों को। फोर्थ में आता है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें फुट और माउथ डिजीज़ जो होती है, और ब्रूसेलोसिस लॉन्च किया है। ये फुट एंड माउथ डिजीज़ का ना गूगल पे सर्च करके देख रहा है, ये एक डिजीज़ होती है एनिमल्स के अंदर, फ़ोटो देख लेना आप इसकी, उसी से याद रह जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो 15,000 करोड़ का है, वो सेटअप किया जाएगा। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ की बात की है। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो रन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो कि एक्सटेंड किया जाएगा टमाटो, अनियन और पोटैटो से लेके बाकी सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन तक भी। मेजर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट किए गए हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर, जिससे बेटर प्राइस निकल के आएंगे फार्मर्स को, उनकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। सेंट्रल लॉ फॉर्मुलेट किया जाएगा जो कि एडिक्वेट चॉइसेस प्रोवाइड करेगा फार्मर की, कि भाई वो अपना प्रोडक्ट जो है रेम्यूनेटरी प्राइस के ऊपर आसानी से बेच सके, और उसमें कोई इंटरस्टेट ट्रेड ना हो, उसमें कोई बैरियर ना, इंटरस्टेट ट्रेड में कोई बैरियर ना लगे। इंटरस्टेट ट्रेड तो हो और बैरियर फ्री हो जाए, लेकिन वो इस तरह का एक सेंट्रल लॉ बनाया जाएगा। एक फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क होगा जो कि फार्मर्स को अलाउ करेगा कि वो प्रोसेसर के साथ एंगेज कर सकें, एग्रीगेटर के साथ, बड़े रिटेलर्स के साथ जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर। जैसे ई नैम की भी अगर हम बात करेंगे तो एक मंडीज़ वगैरह को ऑनलाइन कर दिया गया था। फिर एक आई थिंक किसान ऐप आई थी, किसान सभा ऐप आई थी, किसान कुछ ऐप करके भी आई थी, उससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ था, सुनने में आया। उसकी कुछ रिपोर्ट अच्छी आई थी कि उनको बीच के जो मिडिल मैन होते हैं ना, उनसे छुटकारा मिल गया, तो उनको किसानों को ज़्यादा पैसा मिल जाता है। सिग्निफिकेंस एंड आई क्या लिख दिया इन्होंने, सिग्निफिकेंस एंड आई ऑफ द मेजर्स, कुछ मिस्टेक है इसमें। अमेंडमेंट्स टू द ECA रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रिस्क मिटिगेशन मैंने आपको बता दिया है, किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। प्रिडिक्टेबल प्राइसेस जो होंगे वो एम्पावर करेंगे फार्मर्स को। एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन करने की बात की है। ये जो रिफॉर्म्स है एनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटलेज है वो कंट्रीब्यूट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बनाने में।
रिड्यूस करेंगे वेस्टेज और रेज करेंगे फार्मर्स की इनकम को। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इट इज़, बट हाँ ये आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको समझना ही पड़ेगा। रिमूवल ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब हमारे जो ये दाल चावल, दाल चावल नहीं, चावल ग्रेन में आता है, दाल टाइप की जो चीज़ें होती हैं सीरियल्स पल्सेस, वो उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ से रिमूव कर दिया है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की पॉलिसी उसको चेंज किया गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन ड्यूरिंग द लॉकडाउन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये अच्छी चीज़ है। 30,000 रुपये करोड़ जो हैं वो एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है के लिए रखे गए हैं, नाबार्ड को दिए गए हैं, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ करेंगे कि वो फार्मर्स को लोन दें रबी, पोस्ट हार्वेस्ट और ख़रीफ के एक्सपेंसेस के लिए। ख़रीफ और रबी आपको पता ही होना चाहिए, ख़रीफ वाली अभी स्टार्ट हो जाएगी और रबी होती है हमारी जो रबी पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब रबी जो अभी हमारा जो विंटर में सीज़न गया है उसमें रबी होती है, उसका पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई बनाई के बाद का जो है उसके लिए। मिशन मोड ड्राइव जो कि इनेबल करेगा 2 लाख करोड़ का क्रेडिट बूस्ट फार्म सेक्टर को, जिसमें 2.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज कवर होंगे। एमएसपी परचेज अमाउंट जो है वो 74,000 करोड़ से ज़्यादा है। पीएम किसान को फंड ट्रांसफ़र होंगे 18,700 करोड़। पीएम फसल बीमा योजना के अंदर क्लेम होगा पेमेंट का 6,400 करोड़ का। इतने सारे ना अमाउंट याद रखने नहीं हैं कभी भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसमें इसको अभी बस पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कुछ कि किस टाइप के मेजर लिए गए थे, तो आप तीनों ट्रांच के बारे में ओवरऑल बताओगे कि एक जगह एग्रीकल्चर पे कुछ बात की थी, ओवरऑल मनी बता दोगे भैया 5 लाख करोड़ की दी गई। आप ऐसे ऐसे 2.5 करोड़ 500 करोड़ 30,000 करोड़ ऐसे नहीं बताना होगा, सिर्फ जानने के लिए कि कहाँ कौन से सेक्टर है, कि भाई पीएम फसल बीमा योजना के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतना इतना जानो अभी, लेकिन सुनो पूरा। लॉकडाउन के अंदर डिमांड जो है मिल्क की वो रिड्यूस हो गई है 20 से 25%, जिसके अकॉर्डिंगली 560 लाख लीटर पर डे प्रोड्यूस किया जा रहा था कोऑपरेटिव के द्वारा डेली अगेंस्ट अ सेल ऑफ 360 लाख लीटर पर डे। टोटल 111 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क जब एक्स्ट्रा प्रोक्योर किया गया, जिसकी पेमेंट थी कुछ 4100 करोड़। एक नई स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि 2% का एनुअल डेयरी कोऑपरेटिव्स के अंदर, सबवेंशन मतलब 2% उसका कम हो जाएगा इंटरेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए। 2020 से 21 तक का लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को के लिए कुछ 5,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, जिससे 2 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये रिलीफ मेजर्स, मुझे पता है। मेजर न्यूज़ में हमारी लास्ट न्यूज़ है इवेंट बोट, ये उसका है साइंस एंड टेक का टॉपिक है हमारा। जो CERT हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया की, उन्होंने इशू की है वार्निंग कि भैया एक नया मालवेयर आया है इवेंट बोट करके। मालवेयर क्या करता है, पर्सनल, ये वाला जो मालवेयर है ना, ये आपकी पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, इवन ये एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र्स से भी चुरा लेता है। इवेंट बोट एक ट्रोजन है, ट्रोजन के बारे में हम अभी जानेंगे। ये विक्टिम को सीक्रेटली चीट करता है, अटैक करता है कंप्यूटर और फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसका टारगेट होता है मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज, तो जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन आपकी होती है, भीम ऐप हो गई, गूगल पे हो गई, फ़ोन पे हो गई, पेटीएम हो गई, या फिर आप इंडिया बुल्स की कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, बजाज फाइनेंस की कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, SBI का योनो बैंक यूज़ कर रहे हो, PNB का कोई किटी वगैरह आता है वो सब यूज़ कर रहे हो, ऐसी ऐप्स इस मालवेयर का टारगेट होती हैं। हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये है, मालवेयर में ट्रोजन, वायरस और वॉर्म, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मतलब मालवेयर इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर designed to perform an unwanted illegal act via computer network. It could also be defined as software with malicious intent. Malicious मतलब बुरा, intent मतलब मंशा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मंशा कुछ अच्छी नहीं है, ये अनवांटेड इलीगल एक्ट करता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। मालवेयर को क्लासीफाई किया गया है कि उसकी क्लासिफिकेशन होती है किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे फैलता है, करता क्या है, तो उसमें से कुछ वर्जन है नीचे। अगर वायरस है तो वो क्या होगा, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है और अपनी कहीं ना कहीं कॉपी भी क्रिएट कर लेता है। वॉर्म्स जो होते हैं, कीड़े डिसेमिनेट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। अनलाइक वायरसेस, कंप्यूटर वॉर्म्स जो होते हैं मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो कॉपी करते हैं खुद को सिस्टम से सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप करता है। रादर देन इन्फिल्ट्रेटिंग लेजिटिमेट फाइल्स को ख़राब करने से ज़्यादा ये एक दूसरे कंप्यूटर में जंप करके उसको हैवी कर देता है, लोड बढ़ा देता है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है प्रोग्राम होता है जो जनरली इम्पेयर करता है सिक्योरिटी सिस्टम की, जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है ना उसको नुकसान पहुंचाता है। ये एक बैकडोर क्रिएट कर देता है जिससे बाहर वाले लोगों को आपके कंप्यूटर का इंटरनल एक्सेस मिल जाता है, और कंप्यूटर बिलोंगिंग टू सिक्योर नेटवर्क सो दैट हैकर जो है उसको एक्सेस मिल जाए आपके सिक्योर नेटवर्क पर। हॉक्स मेल जो होते हैं, एक ईमेल होता है जो वार्न करता है यूज़र को सर्टेन सिस्टम दैट इज़ हार्मिंग द कंप्यूटर
हॉक्स मतलब हवाबाजी, हवाबाजी कह सकते हो, मैं तो हवाबाजी कहूँगा इसको। तो एक ईमेल आता है, वो आपको वार्निंग देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कुछ खराबी हो रही है, और एक मैसेज होगा जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे एक प्रोसीजर है, आप उसको रन कीजिए और आपके कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो उसको फॉलो कर लेगा और उससे कंप्यूटर का नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ वो स्निफिंग कर लेंगे, कोई डेटा वो चुरा लिया जाएगा। स्पाईवेयर, स्पाई मतलब स्पाई वर्ड से आप समझते होंगे, डिटेक्टिव वगैरह टाइप के लिए यूज़ किया जाता है स्पाई। इन्वेड करता है कंप्यूटर को और इसका जो नाम बताता है मॉनिटर करता है यूज़र की एक्टिविटी को, यानी कि आपके ऊपर नज़र रखता है ये। स्पाईवेयर जो होते हैं यूजुअली फॉरवर्ड करते हैं थ्रू अनसस्पेक्टिंग ईमेल्स होते हैं, बोनाफाइड ईमेल आईडीज़ होती हैं। स्पाईवेयर कंटिन्यूज टू इन्फेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स जो स्पाईवेयर से इन्फेक्टेड हैं। अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए सॉरी। क्विनीन नोंगलाड्यू, क्विनीन नोंगलाड्यू क्या है? ये एक गांव है मेघालय के अंदर। इसका नाम जो है वो एल्कलाइड क्विनीन के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है चिंकोना प्लांट का जो बार्क होता है। बार्क समझते हैं ना आप, पेड़ का जो तना होता है उसको, जो आउटर लेयर होता है ट्री का, उसे बार्क बोलते हैं। एक प्लांट है जो कि रूबिकेशिया फैमिली से बिलोंग करता है और क्लासिफाइड किया गया है आइदर एज लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री। हाँ, ये लार्ज श्रब या स्मॉल ट्री ऐसे ना प्रीलिम्स में ऑप्शन बन जाता है, फिर एलिमिनेट कर सकते हो। दिस प्लेस वॉज कॉल्ड क्विनीन बिकॉज ऑफ द प्लांटेशन। इस प्लांटेशन के कारण इस जगह का नाम क्विनीन नोंगलाड्यू रख दिया गया है। पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये और एक और है फाइनेंस का, ये दोनों मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। नीचे वाले पे चलते हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट क्या है? एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है प्रमोशन प्रोटेक्शन प्रेस फ्रीडम के लिए, इंप्रूवमेंट देती है जर्नलिज्म की प्रैक्टिसेस को। 1950 में फाइंड आउट किया गया था। इसके जो मेंबर्स हैं 120 कंट्रीज़ के अंदर हैं। इसमें एडिटर्स होते हैं, मीडिया एग्जीक्यूटिव होते हैं, आईपीआई के लीडिंग जर्नलिस्ट होते हैं, जो कि हेड ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट्स के लिए, ब्यूरो चीफ के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और वगैरह के लिए ओपन होते हैं। आईपीआई एंजॉय करता है कंसल्टेटिव स्टेटस। कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये जो यूएन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप है ना, ये इनसे सलाह मशवरा करते हैं। ये इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज का मेंबर भी है। ग्लोबल नेटवर्क है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉनिटर करती है प्रेस फ्रीडम और फ्री एक्सप्रेशन वायलेशंस वर्ल्ड वाइड। पता ही होगा आपको, समझ में आएगा, कुछ बताने का नहीं है। राइट्स इशू है, ये भी फाइनेंस का टॉपिक है, ये मैं भी लास्ट में डिस्कस करूँगा दोबारा वापस आके। साइक्लोन एम्फेन के बारे में जान लेते हैं। आईएमडी आपको पता ही होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो साइक्लोन अलर्ट बताया है इंडिया की कोस्ट लाइन है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है, एक लो प्रेशर एरिया है फॉर्म हुआ है वहाँ पर साउथ ईस्ट बे के अंदर, जो कि साउथ अंडमान सी से कनेक्ट करता है। इस साइक्लोन का नाम दिया गया साइक्लोन एम्फेन। ये पता होना चाहिए, आते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन। घड़ियाल की हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मगरमच्छ जैसा एक होता है, बल्कि मगरमच्छ ही होता है मैं कहूँगा, लेकिन क्रोकोडाइल इज़ अ डिफरेंट, घड़ियाल इज़ अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है न्यूज़ में? क्यों है? क्योंकि 40 घड़ियाल को रिलीज़ किया गया घाघरा रिवर के अंदर लॉकडाउन के दौरान। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आता है, बहुत क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। मेल घड़ियाल जो होता है उसके डिस्टिंक्शन, यानी कि उसको डिफरेंस कैसे करिए होगा कि वो मेल है फीमेल है। डिस्टिंक्टिव बॉस एट द एंड ऑफ द स्नाउट, स्नाउट होता है नाक का अगला हिस्सा, उसके नाक के अगले हिस्से के ऊपर ना एक मटके जैसा शेप बना हुआ होता है। हैबिटेट जो होते हैं फॉरमोस्ट ये फ्लोइंग रिवर्स के अंदर होते हैं, जहाँ पर हाई सैंड बैंक्स होते हैं। दे यूज़ फॉर बास्किंग, बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकने के लिए, और अपना जो नेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। घड़ियाल्स वंस इनहेबिटेड, और पहले के ज़माने में घड़ियाल जो थे पूरे के पूरे इंडिया का जो मेजर रिवर सिस्टम था ना, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का, उसमें पूरे के अंदर ये हुआ करते थे। आज की डेट में ये लोग सिर्फ 2% रह गए हैं जितने पहले थे ये। इंडिया के अंदर गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, महानदी, रामगंगा रिवर, यहाँ पे सभी पाए जाते हैं। अब ये रिवर सारे के नाम आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में किसी रिवर से कोई क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, लोगों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इनको पढ़ो, जोग्राफी मतलब मैं तो फोकस यही करता हूँ कि 70% आपका करंट अफेयर से प्रिपरेशन हो जाए। नेपाल के अंदर राप्ती नारायणी रिवर में मिलते हैं। थ्रेट क्या है इनको? भैया इनकी स्किन के लिए इनको हंट किया जाता है, ट्रॉफीज़ के लिए इंडिजिनस मेडिसिन बनाई जाती है, इनके अंडे जो होते हैं उनको कंज्यूम किया जाता है। डिक्रीज़ इन द रिवरिन हैबिटेट, क्योंकि डैम्स वगैरह बन गए तो फिर इनका आगे पीछे आना जाना ट्रैवल बंद हो जाता है, इनका बैरेज बन जाते हैं। इरिगेशन कैनाल्स के अंदर आर्टिफिशियल एम्बैंकेट्स बन गए हैं, सिलिटेशन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रही है, इससे रिवर का कोर्स चेंज होता है, तो इनका हैबिटेट जो है वो थोड़ा सा थ्रेट में आ जाता है। कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, जो शेड्यूल 1 है स्पीशीज़ की, वो इंडिया के वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, हर बार कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू कहीं कुछ बनता है इस एक्ट से। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वो 1975 में बिगन हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड, यूएनडीएफ और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
ब्रीडिंग और रियरिंग प्रोग्राम था, इनको संभाल के रखना और इनकी ब्रीडिंग कराना, यानी कि इनका और इनकी मेटिंग कराना ताकि इनके और एग्स निकले और ये बढ़े, इनका प्रोग्राम, ये इनकी जो संख्या है वो बढ़े। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है नेशनल चंबल सेंचुरी है और केटरनिया केटरनिया घाट कतरनिया घाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, मैंने तो नाम पहली बार सुना है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर है ये। गोल के प्रोग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं। ट्राइबल एरिया के लिए एक प्रोग्राम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरियाज़ जो है पार्टनरशिप में विद फेसबुक के साथ ये प्रोवाइड करती है मेंटरशिप ट्राइबल यूथ को अपने डिजिटल मोड के द्वारा। 5,000 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट वगैरह को ट्रेन किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंडर। अब हम चलते हैं ऊपर वापस, थोड़ा सा हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं। देखो पहले ये जानो, एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, उसको फंड रेज करने, तो उसके पास दो तरीके होते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहला तरीका होता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है इक्विटी फाइनेंस का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है डेट फाइनेंस का। हम यहाँ पे काम करेंगे डेट डिबेंचर जो डेट वाले के अंदर आता है, लेकिन इक्विटी वाला होता क्या है जान लेते हैं। किसी भी कंपनी को कोई भी इक्विटी फाइनेंसिंग करनी होती है तो वो एक रिस्क के अंदर आता है, रिस्क कैपिटल बोला जाता है। यानी कि कंपनी का अगर सपोज जो भी 100% शेयर होता है तो वो बोलता है कि भैया हम 10% शेयर जो होते हैं अपने बेच देते हैं, उससे कुछ पैसा आएगा, नए शेयर होल्डर्स आएंगे, वहाँ से कुछ पैसा आएगा, तो ये रिस्क कैपिटल होता है। डिबेंचर के अंदर क्या होता है, बैंक लोन आ गया, ठीक है, और ये हमारा बॉन्ड आ गया और डिबेंचर आ गया। डेट फाइनेंसिंग के अंदर, सॉरी डिबेंचर कह रहा हूँ, डेट फाइनेंसिंग के अंदर आता है हमारा बैंक लोन, बॉन्ड और डिबेंचर्स। समझते चलो, थोड़ा डायग्राम में दिक्कत हो सकती है लेकिन आ जाएगा समझ में। अब कंपनी और क्या बात कर रहे थे हम लोग, डेट फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे। इसमें क्या क्या होते हैं, बैंक लोन होते हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिबेंचर भी हो सकते हैं। बैंक लोन तो आपको पता है बैंक से ले लिया जाएगा लोन। बॉन्ड और डिबेंचर भी काइंड ऑफ लोन्स ही होते हैं जो कि पब्लिक से उठाए जाते हैं। अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, दोनों का ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दोनों ही फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, दोनों ही एक लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग होती है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो एनुअली ही होता है और या फिर क्यूमुलेटिव भी कर सकते हो आप। बॉन्ड में और डिबेंचर में डिफरेंस क्या आ जाते हैं फिर, बॉन्ड जो होते हैं थोड़े सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें कोलेट्रल इन्वॉल्व होता है, कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखे जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो डिबेंचर होता है ना, ये दोनों टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी होता है। सिक्योर्ड में तो पता है गिरवी रखा जाएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होते हैं उसमें गिरवी नहीं रखा जाता, यानी कि रिस्की हो जाएगा अगर गिरवी नहीं रखोगे। कोलेट्रल वर्ड का मतलब होता है गिरवी रखना, कुछ अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, कोई सोना वोना होता है वो गिरवी रख दिया, उस तरीके से। लेकिन जो अनसिक्योर्ड होता है वो क्या कहते हैं, उस पर गिरवी नहीं रख सकते। आप जब गिरवी नहीं रखोगे तो रिस्क हाई होगा, रिस्क हाई होगा मतलब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होगा, ये आपने समझ लिया। अब जब हम बात करते हैं लिक्विडेशन की, जब लिक्विडेशन की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को, तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स के अंदर, और ये जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ये दोनों टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल भी और नॉन कन्वर्टेबल भी। तो शेयर्स के अंदर बॉन्ड जो होते हैं ना वो सिक्योर्ड लोन होल्डर्स के लिए होते हैं, तो बॉन्ड जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, बॉन्ड कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, मैं गलत बोल गया। डिबेंचर कन्वर्टेबल भी होते हैं और अनकन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक तो डिबेंचर्स जो होते हैं ना जनरली सिर्फ कंपनीज़ के थ्रू होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, गवर्नमेंट भी दे सकती है, और क्या कहते हैं कंपनीज भी दे सकते हैं, लेकिन डिबेंचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी दे सकती है, ये पैसा रेज करने की बात की जा रही है। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस वगैरह मिल जाती है, हाई लिक्विडिटी हो जाती है। इंडिया के अंदर यूजुअली ये इशू किया जाता है, मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज़ का होता है, 1000 रुपीज़ से ऊपर का इनका इनिशिएशन होता है, वगैरह वगैरह। समझ गए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स शेयर में बदले नहीं जा सकते। ये सारा पढ़ लो और जो मैंने समझाया है वो आपका आंसर है। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है व्हाट इज़ अ राइट्स इशू। देखो ये जो कोई भी कंपनी है उसको पैसा रेज करना है तो उसकी एक तो उसकी इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, और कि भाई वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनसे पैसा रेज कर ले। तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए एक आईपीओ रिलीज़ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कुछ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर वगैरह खरीदते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो शेयर खरीद चुके होते हैं, अगर कंपनी को बाद में भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर से कुछ ना कुछ रिलीज़ करती है, बॉन्ड्स बनाएगी, डिबेंचर की बात करेगी, लोन लेगी, कुछ तो करेगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि राइट्स इशू आ रहा है। राइट्स इशू मतलब जिनको जो पहले से आपके शेयर होल्डर्स हैं ना उनके पास एक राइट है कि भैया आप पहले उनको ऑफ़र करो,
समझ में आ गया होगा आपके बात। कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कुछ लोगों के उसके शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ रही है कंपनी को। तो कुछ जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका राइट होता है कि भैया आप मार्केट से उठाने से पहले शेयर वगैरह आप शेयर बेचने के लिए आप पहले हमसे लो, हम आपको पहले शेयर का प्राइस देंगे। तो ये इनका राइट होता है आईपीओ वालों का, जो पहले से शेयर वाले होते हैं। क्या ये ओब्लाइज्ड होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ये ओब्लाइज्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, भारतीय एयरटेल का कुछ एग्जाम्पल आया था कुछ समय पहले। उनको कुछ शेयर वगैरह बेचने थे, तो मार्केट प्राइस उन्होंने रखा था 350, और जो इनके इनिशियल पब्लिक ऑफर्स थे जिनका राइट इशू था, अब राइट जिनका इशू होता है उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो उन लोगों के लिए जो प्राइस था वो 220 रुपीज़ था शेयर का। तो ये इनका राइट था, इसलिए इनको डिस्काउंट मिल गया, और ये मार्केट प्राइस था 350 का। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी PDF इनसाइट की ही वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और इसमें क्या कहते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, मैं भूल जाता हूँ यार बोलते बोलते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना उसका लिंक गिवन होगा PDF का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसी में लिंक है ग्रुप का, वहाँ पे आ जाओ, कुछ ना कुछ आंसर पोस्ट करो। तरीका बहुत अच्छा है रिव्यू करने का, सब रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा रिव्यू करता है, लोगों को मैंने सिखाया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोग कर रहे हैं रिव्यू करना। तो आ जाओ वहाँ पर, करते हैं डिस्कस। और कल वाली न्यूज़ मैंने आपको बता दी, एक दिन का जो मिस हो गया था वो मैं आज रिकॉर्ड कर दूँगा शाम को, और शायद शाम को ही पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।